शुभोदय बच्चों। आप सभी को फिर से 5वीं कक्षा में स्वागत है। अभी कौन सा क्लास है बच्चों? हिंदी क्लास है। चलो आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पूछती हूँ, आप सब अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो? गुड चिल्ड्रन या बैड चिल्ड्रन? अच्छे बच्चे हो? ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो। तो फिर बताओ, अच्छे बच्चों के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए? एक अच्छे बच्चे के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए? बताओ, कौन बता सकता है? हाँ, दया, ओके, और क्षमा, और प्रेम, और किसी को हेल्प करना, हाँ, परोपकार की भावना होनी चाहिए, और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, और तो क्या क्या गुण हमने अभी आपने बोला, सब क्या क्या गुण है? दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार। तो ये सब क्या है? और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी है, अनुशासन का पालन करना भी बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो ये जो सारे गुण है ये सब अच्छे गुण है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सारे गुण दिखाई देना जरूरी है कि नहीं? तो इन सब गुणों में से सबसे अच्छा गुण आपको क्या लगता है? आपने बोला दया, क्षमा, प्रेम, है कि नहीं? तो उसमें से, और परोपकार, और बोला आपने, तो उसमें से सबसे अच्छा गुण कौन सा है? कौन सा गुण होना चाहिए आपको? आपके मन में कौन सा आ रहा है कि ये गुण होना जरूरी है मैम? हाँ, परोपकार की भावना। अगर आपके अंदर परोपकार की भावना रहेगी तो आप किसी को भी अगर कोई मुसीबत में है या किसी को ज़रूरत है, वो टाइम में अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो सबसे अच्छा गुण है। और वो गुण जिसके पास होता है ना, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो आप सब अच्छे बच्चे हो, तो आप सबके अंदर भी परोपकार का गुण होना रहना चाहिए, है कि नहीं? तो परोपकार, तो इसको क्या क्या कहते हैं? परोपकार। तो परोपकार का उपकार, उसको भी क्या कहते हैं? उपकार भी कहते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अपकार। वेरी गुड। उपकार का विलोम शब्द अपकार। अभी उपकार को और क्या कहते हैं? और उपकार के लिए और कौन सा शब्द हम ले सकते हैं? सोचो। भलाई। यस, भलाई। तो भलाई का विलोम शब्द क्या होगा? बुराई। वेरी गुड। अभी भलाई के लिए भी और उसके समान अर्थ वाले और कौन सा शब्द हम ले सकते हैं? सोचो, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी कौन सा शब्द ले सकते हैं। हाँ, नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बताती हूँ। भलाई को और भी हम कह सकते हैं नेकी। क्या कह सकते हैं? नेकी। और नेकी का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे भलाई, बुराई, उपकार, अपकार, वैसा ही नेकी का विलोम शब्द और क्या होगा? नेकी, बदी। नेकी, बदी। तो वही दो शब्दों से जुड़ा हमारा जो आज का टॉपिक है ना बच्चों, वही दो शब्दों से जुड़ा जिसका नाम है नेकी बनी बदी। नेकी बनी बदी। आज का पाठ का नाम क्या है बच्चों? नेकी बनी बदी। वो एक बहुत ही सुंदर कहानी है। और इस कहानी को कौन लिखा है मालूम है? इस कहानी का लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारे कहानियां भी लिखी हुई है। 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा कहानियां उन्होंने लिखी हुई है, और बहुत सारे नाटक भी उन्होंने लिखा है। तो उनमें से ये एक कहानी है नेकी बनी बदी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 बनारस शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था लमही। उसी गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को। ये एक बहुत बड़ा लेखक है, राइटर। राइटर सुना है आपने नाम? राइटर। तो राइटर को हिंदी में कहते हैं लेखक। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद है वो हिंदी और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े लेखक है। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, और उनकी हर एक कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। तो उनमें से एक कहानी है नेकी बनी बदी। चलो आज इस कहानी को पढ़ेंगे बच्चों। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है, और इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। चलो अभी हम देखेंगे पहले पिक्चर। पहला पिक्चर को देखो बच्चों। इस पिक्चर को देखो बच्चों, क्या है उसमें? इस पिक्चर को देखो बच्चों, इसमें क्या देख रहे हो आप सब? जेब्रा क्रॉसिंग है, और क्या है? एक लड़का है, और कौन है? एक बूढ़ी औरत है। और वो लड़का क्या कर रहा है? उस बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा रहा है कि नहीं? और उसमें क्या क्या देख रहे हो बच्चों आप? ट्रैफिक लाइट है। उसमें कौन कौन से बत्ती जली हुई है? रेड रेड लाइट, येलो लाइट, और ग्रीन लाइट, है कि नहीं? और क्या क्या है उसमें बच्चों?
छड़ी है, एक बूढ़ी आदमी के हाथ में छड़ी है, और क्या है, वो लड़के के हाथ में क्या है, एक बैग है, थैला है उसमें, और उस थैले में क्या रखी हुई है, सब्जियां। हाँ, वेरी गुड, सब्जियां। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का उस बूढ़ी औरत को रास्ता पार करने में मदद कर रहा है। तो इस चित्र को देखकर उस लड़के के अंदर कौन सा गुण आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा गुण उसके अंदर है आपको लग रहा है, उपकार का गुण उसके अंदर है। तो हमेशा हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो, अभी आपने चित्र को देख लिया, अभी हम आ जाएंगे पाठ पर। अभी मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो कहानी स्टार्ट करने से इस पाठ को हम क्या कहते हैं बच्चों, कहानी। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। जैसे पहला पाठ में हमने पढ़ा था वो था कविता, ये क्या है बच्चों, कहानी। तो अभी मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से उसको सुनो। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। मेरे दफ्तर मतलब इस कहानी को कौन लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं, मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। कितने चपरासी थे बच्चों, 4। उनमें से एक का नाम गरीब था। वो 4 चपरासियों में से एक का नाम क्या था, गरीब। यहाँ पर गरीब मतलब एक नाम है यहाँ पर। बहुत सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला। वो बहुत ही सीधा साधा था, उसका नाम था गरीब। वो वैसा ही था, उसका गुण भी वैसा था, बहुत सीधा था, सीधा साधा था, और बड़ा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब है बच्चों जो आज्ञा का पालन करता है, मतलब जो आदेश देने पर जो वो काम करता है उसको कहते हैं आज्ञाकारी। अपने काम में चौकस रहने वाला, चौकस मतलब एनर्जेटिक, चौकन्ना, कभी भी कुछ बोलो तो वो फटाफट कर देता था। घुड़कियां खाकर चुप रहने वाला, मतलब वो जो गरीब था उसका गुण कैसा था, बहुत ही सीधा साधा, आज्ञाकारी, और घुड़कियां खाकर चुप रहने वाला। घुड़कियां का अर्थ है बच्चों डांटना। अभी मैं सबको डांट दूं, चुप से बैठो, अभी मैंने क्या किया, डांटा। तो घुड़कियां मतलब डांटना। तो बहुत जितने भी ऑफिसर, एक ऑफिस में जो 4 चपरासी थे, 4 चपरासी में थे, एक का नाम क्या था, गरीब था। तो जितने भी ऑफिसर वो ऑफिस में थे, जितने भी साहब थे, बाबू साहब थे, तो वो कभी भी अगर उसको कोई डांटता भी तो था तो वो किसी को जवाब नहीं देता था। कोई कोई होता है ना, जवाब दे देते, क्यों मुझे डांटा आपने, ऐसा क्यों कहा। लेकिन वो जो गरीब जो चपरासी था वो कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलता था, पूरा चुपचाप रहता था। जैसा नाम वैसे गुण। मुझे दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, किंतु मैंने कभी उसे गैर हाजिर नहीं देखा। तो यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, यहाँ पर लेखक। लेखक बोल रहे हैं कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। जैसे हम गरीब, नाम का नाम क्या था उसका, गरीब। तो गरीब लोग, हम लोग सोचते हैं ना बच्चों कि गरीब लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, इतना चालाक चतुर नहीं होते, जैसे शहर में लोग रहते हैं वैसा नहीं होते, है कि नहीं। तो जैसा उसका नाम था वैसा ही गुण था। तो ऑफिस को आते हुए लेखक को कितने साल हो गया था, 1 साल, 1 ईयर हो गया था। उसी ऑफिस में जहाँ पर लेखक नौकरी करते थे, वहां पर उस ऑफिस में आते हुए लेखक को कितना साल हो गया था, 1 साल हो गया था। किंतु मैंने कभी उसे गैर हाजिर नहीं देखा। लेकिन लेखक ने कभी उसे गैर हाजिर, गैर हाजिर का मतलब है बच्चों अनुपस्थित, उपस्थित प्रेजेंट, एब्सेंट अनुपस्थित, गैर हाजिर नहीं देखा। कभी भी लेखक ने उसको, कभी भी वो ऑफिस नहीं आया ऐसा नहीं देखा। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे देखने का आदी हो गया था। मैं मतलब यहाँ पर कौन है, लेखक। तो लेखक जो थे उसको रोज सुबह 9 बजे, ठीक उसको 9 बजे दरी पर, दरी मतलब एक सूती कपड़े से बुना हुआ एक बिछोना जिसको कहते हैं दरी। तो लेखक क्या करते, रोज जब 9 बजे देखते, जब ऑफिस आते तो देखते कि 9 बजे वो गरीब वहां पर ही, वो दरी के ऊपर ही बैठा रहता। रोज वो देखने का आदी हो गए थे। आदी मतलब अभ्यस्त, जिस चीज को करने का लत लग जाता है उसको कहते हैं आदी। जैसे आप लोग जब स्कूल आते थे सुबह सुबह, तो आप लोग 5 बजे उठना, कोई उठाना पड़ता है क्या, नहीं, मम्मी आपको बोलने से पहले ही आप उठ जाते हो, क्योंकि आप रोज स्कूल आते हो ना 5 बजे, तो आप उस चीज के आदी हो जाते हो। तो यहाँ पर भी लेखक किस चीज की आदी हो गए थे कि वो गरीब को देखते, 9 बजे, ठीक 9 बजे लेखक क्या करते, गरीब को उसी दरी पर ही बैठते हुए दिखाई देते थे। दफ्तर में गरीब की दशा, दफ्तर में गरीब की दशा बहुत खराब थी। दशा मतलब यहाँ पर अवस्था, हालत। जो ऑफिस में जितने भी चपरासी थे उनमें से जो गरीब था उसका जो हालत था वो बहुत ही खराब था। क्यों खराब था अभी हम देखेंगे। तरक्की का अवसर आता तो बाकी तीनों चपरासी नंबर मार ले जाते, गरीब को कोई पूछता भी ना था। तो यहाँ पर मतलब है तरक्की। तरक्की मतलब बच्चों ऑफिस में जब नौकरी करते हैं ना सब लोग,
तो उनका प्रमोशन होता है या नहीं होता, तरक्की उन्नति। जैसे आप सबके पापा मम्मी भी जॉब करते हैं तो 2 साल 4 साल के बाद उनकी प्रमोशन होता है या नहीं होता। तो वैसा ही सब जितने भी बाकी चपरासी थे, जैसे ही साल भर में उनका प्रमोशन होता था, लेकिन ये जो गरीब था उसका कभी भी प्रमोशन नहीं, उसकी तरक्की नहीं होती थी। बाकी तीनों का हो जाता लेकिन उसका नहीं होता था। क्योंकि क्यों नहीं होता था आप सोचो, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था। शायद बाकी जो 3 लोग थे वो कुछ ना कुछ, जो ऑफिस के बॉस होंगे, जो बड़े साहब होंगे, उनको कुछ ना कुछ, उनका कुछ खातिरदारी करते होंगे, या उनको कुछ चोरी छिपे कुछ देते होंगे, या उनका कुछ तारीफ करते होंगे। इसीलिए बड़े बाबू साहब क्या करते, उनको ही प्रमोशन दे देते थे, तरक्की उनका ही हो जाता था। बेचारा ये गरीब है ना, सादा सीधा ना, उसको कुछ भी दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए वो जैसा जो पोस्ट में था वही पोस्ट में वो बहुत सालों तक ऐसा ही रहता था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपये वेतन पर थे। शेष तीनों चपरासी, बाकी के जो 3 चपरासी थे वो 10-10 रुपये वेतन पर थे। वेतन मतलब तनख्वाह, सैलरी, जो हर महीने के बाद एंडिंग में हमको मिलता है ना बेटा सैलरी, उसको कहते हैं तनख्वाह। और क्या कहते हैं, वेतन। तो बाकी के जो 3 चपरासी थे उनको कितना रुपया महीने में मिलता था, 10-10। उनका वेतन कितना था, 10-10। पर बेचारा गरीब 7 रुपये पर ही अटका हुआ था। मुझे उस पर दया आती थी। मुझे उस पर दया आती थी मतलब किसको, यहाँ पर लेखक को। लेखक ने जब जाकर देखा कि सारे चपरासियों की तरक्की हो रही है और उनका जो वेतन है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन बेचारा गरीब का कोई तरक्की नहीं हो रहा, कि उसका सैलरी, उसका जो वेतन है वो भी नहीं बढ़ रहा है। उसका वेतन कितना था बच्चों, 7 रुपया। बाकी तीनों चपरासियों का वेतन कितना था, 10 रुपया। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। एक दिन क्या हुआ, बड़े बाबू, जो ऑफिस के जो बड़े बाबू होते हैं ना, बॉस, उनको कहते हैं, वो जमाने में कहा जाता था बड़े बाबू। अभी भी कहते हैं, कुछ कुछ ऑफिस में ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में इसको कहते थे। जिस टाइम में लेखक ने ये कहानी लिखी हुई थी तब कहा जाता था बड़े बाबू। जो ऑफिस का बॉस होता है उसको कहा जाता था बड़े बाबू। तो एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब को क्या कहा, मेज होता है ना, मेज का मतलब क्या है बच्चों, टेबल। मेज का मतलब टेबल, जिसके ऊपर हम पुस्तक रखते हैं, पेन स्टैंड रखते हैं कि नहीं। और प्रिंसिपल, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल रूम में है, प्रिंसिपल के रूम में है कि नहीं मेज, उसको टेबल, उसको कहते हैं मेज। तो एक दिन बड़े बाबू ने क्या कहा गरीब को कि मेज साफ करो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, जैसे मेज, साफ, हजार, दफ्तर। इन शब्दों के नीचे आप देखना बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पर शब्दों के नीचे डॉट जैसा कुछ लगाया हुआ है, डॉट दिया गया है। उसको हिंदी में कहते हैं बच्चों नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द यानी हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनको पहचानने के लिए हिंदी शब्दों में यह चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों को पहचानने के लिए ये नुक्ता वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको हम कहते हैं नुक्ता वाले शब्द। अभी याद आया, जहां पर भी आप देखना, आप अभी देखना कहाँ कौन कौन से शब्द पर है ऐसे नुक्ता वाले, कौन सा शब्द है नुक्ता वाले शब्द। जैसे गैर हाजिर, ये सब क्या है, ये सब मूल हिंदी शब्द नहीं है, ये सब उर्दू शब्द है। कुछ कुछ शब्द उर्दू शब्द है कि नहीं, और कुछ कुछ फारसी शब्द भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ये जो गैर हाजिर, मेज, साफ, ये सब उर्दू अरबी शब्द है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को पहचान करने के लिए इन शब्दों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। तो एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। तो एक दिन बड़े बाबू ने क्या कहा गरीब को कि तुम मेरा मेज साफ करो। साफ करना मतलब क्लीन करना, साफ करना। साफ का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, विलोम शब्द क्या होगा, मैला, साफ, मैला। परंतु दावत उलट गई और स्याही फैल गई। तो टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर क्या रखा हुआ था, दावत मतलब जिसमें इंक रहता है बच्चों, इंक रखने की जगह, स्याही रखने की जगह दावत कहते हैं। पुराने जमाने में लोग ऐसे पेन के अंदर इंक डालकर यूज करते थे ना, आपके घर में भी करते होंगे, पहले मम्मी पापा को पूछना। अभी तो आप लोग नहीं कर रहे हो, अभी लोग बहुत सारा पेन, वो जेल पेन, बॉल पेन, क्या क्या पेन आ गया है। लेकिन पहले जमाने में लोग क्या करते थे, पेन के अंदर इंक डालकर उसमें ही लिखते थे। तो वही टेबल मेज के ऊपर क्या था, दावत था, जिसमें स्याही रहती।
स्याही रहता था, स्याही रखी हुई थी वहां पर। तो परंतु दवात उलट गई और स्याही फैल गई। लेकिन क्या हुआ, मैं जब मेज साफ कर रहा था गरीब, तो अचानक गलती से उसके हाथ से क्या हुआ, वो जो दवात रखी हुई थी वहां पर, दवात नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे दवात गिर गया तो वो स्याही क्या हुआ, चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ नीचे फैल गई। बड़े बाबू गुस्से में आ गए। बड़े बाबू मतलब कौन है, ऑफिस का बॉस। बड़े बाबू को बहुत गुस्सा आया, गुस्से आ गए। बेचारा गरीब चुपचाप डांट सुनता रहा। बेचारा गरीब का स्वभाव कैसा था, वो बहुत ही सीधा साधा था, आज्ञाकारी था और घुड़कियां खाकर भी चुप रहने वाला था। तो जैसे ही बड़े बाबू ने उसको डांटा, क्यों ऐसा किया तुमने, तो वह बेचारा चुपचाप ऐसे खड़ा हो गया। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं। मैंने अंग्रेजी में कहा मतलब यहाँ पर मैंने कौन है बच्चों, लेखक, क्योंकि लेखक वहां पर काम करते थे। तो लेखक ने जैसे ही देखा कि वो बड़े बाबू ने गरीब को डांटा, तो वो टाइम में लेखक वहां पर थे। तो लेखक जाकर बोले, बाबू साहब आप अन्याय क्यों कर रहे हैं, इसने जानबूझकर तो स्याही गिराई नहीं। क्योंकि लेखक को मालूम था ना ये गरीब बहुत सादा सीधा है। तो उन्होंने जाकर बड़े बाबू से कहा, सर आप क्यों इसको डांट रहे हैं, वो बेचारा अन्याय तो नहीं कर रहा ना, वो गलती से गिर गया होगा, आप किसको क्यों डांटे, जानबूझकर तो उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। यहाँ पर अन्याय बच्चों, अन्याय शब्द क्या है, अन्याय, अन्याय का विलोम शब्द क्या होगा, न्याय। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखना, यहाँ पर बाबू साहब आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, इसने जानबूझकर तो स्याही गिराई नहीं। उन पंक्तियों के बाद उदाहरण चिन्ह दिया गया है, ऐसा चिन्ह दिया गया है, उसको कहते हैं उदाहरण चिन्ह। क्या कहते हैं बच्चों, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। आ जाओ। बाबू साहब बोले, आप अभी इसे जानते नहीं हैं। तो जैसे ही लेखक ने बोला बाबू साहब को कि आप इसको क्यों डांट रहे हैं साहब, ये तो जानबूझकर नहीं किया। फिर बाबू साहब ने लेखक से बोले, आप अभी इसे जानते नहीं हैं, यह बड़ा पाजी है। कौन बड़ा पाजी है यहाँ पर, गरीब। पाजी मतलब, पाजी का अर्थ है बच्चा धूर्त, बदमाश। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है। 2 हलों की खेती मतलब होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं, इन बातों का इसे बहुत घमंड है। यहाँ पर बड़े बाबू ने क्या, इसके घर में 2 हलों की, आप गांव में आपका, आप गांव जाते हो ना बच्चों, तो गांव में हल देखा, हल जहाँ पर जहाँ किसान लोग जहाँ यूज करते हैं, खेती में यूज करते हैं हल। तो हल में 2 बैलों की, हलों की खेती मतलब एक ही हल में कितने बैल लगते हैं बच्चों, 2। तो 2 हल रहे मतलब पहले जमाने में क्या होता था, जिसके घर में, जिस गांव में जिसका घर होता था, अगर जिसके पास बहुत जमीन है तो वो, उसके पास बहुत जमीन है कैसे मालूम होता था, उसका हल देखकर मालूम होता था। अगर उसके घर में ज्यादा हल है तो लोग सोचते थे अरे इसके पास तो बहुत खेती बाड़ी होगी, इसके पास तो इतने हल हैं। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा उसके घर में कितने हलों की खेती थे, 2 हलों की खेती, 2 हल थे उसके घर में। हजारों का लेन देन करता है, लेन देन करना मतलब कारोबार करना। बच्चों यहाँ पर दिया गया है लेन देन, लेन योजक चिन्ह दिया गया है, देन। तो ये जो लेन देन है युग्म शब्द है, जोड़ा हुआ शब्द है। तो हजारों का लेन देन करता है। बच्चों यहाँ पर लेन देन करने का मतलब है कारोबार करना। गांव में, शहर में भी होता है, गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता ना बच्चों, तो वो गांव का जो सेठ आदमी है उसके पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसा उधार के तौर पर लेते हैं। जैसे मुझे साहब मुझे 1000 रुपया दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा बोलकर वो उससे लेकर जाते हैं और उसके इंटरेस्ट के रूप में भी देते हैं। जैसे 100 रुपये में 5 रुपया या 100 रुपये में 2 रुपये, इसी हिसाब से। तो उसके पास बहुत पैसा था, तो उससे भी जो गरीब थे, गरीब लोग गांव के थे, वो क्या करते, गरीब से पैसा भी लेन देन करते थे। तो इसीलिए बड़े बाबू ने यहाँ पर कहा आपको नहीं मालूम इसके घर में 2 हलों की खेती है और ये हजारों का लेन देन करता है, मतलब पैसों का कारोबार करना। कई भैंसें दूध देती है, मतलब इसके घर में बहुत भैंसें भी हैं। भैंस मालूम है बच्चों, भैंस एक वचन, भैंसे बहुवचन। भैंसे देखा है कौन, भैंसे अभी यहाँ पर आप सब भैंसों के दूध ही खाते हो ना। गाय के दूध तो बहुत कम मिलती है, लेकिन भैंसों के दूध ज्यादा मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या, कई भैंसें दूध देती है, इसके घर में बहुत भैंसें भी हैं और भैंसें भी दूध देती है, इन बातों का इसे बहुत घमंड है। ये सारी चीजें उसके घर में है, इसलिए इसको बहुत घमंड है। घमंड मतलब अहंकार। लेकिन सच में क्या बच्चों इसको घमंड है, नहीं, वो बहुत सादा सीधा था, उसको नहीं मालूम था। तो यहाँ पर ये देने का मतलब है, ये लाइन पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगी। घर की ऐसी दशा होती तो यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता, मैंने कहा। तो ये जो सारी बातें सुनकर लेखक ने कहा
अगर घर की हालत ऐसी है तो इसका मतलब हालत, अगर घर की अवस्था ऐसी है तो फिर यहाँ चपरासी की कौन कहता है? चपरासी का मतलब है बच्चों अर्दली, अड़ली। इसको इंग्लिश में कहते हैं अड़ली। रहते हैं ना ऑफिस में, बहुत सारे ऑफिस में, स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में भी है कि नहीं? कुछ जब प्रिंसिपल कुछ मांगते हैं या और कोई वीपी मैडम या हम लोग भी कुछ कुछ मांगते हैं तो हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग काम करते हैं कि नहीं? जो ऑर्डर देने पर जो काम कर लाते हैं उनको ही कहते हैं अड़ली। तो यहाँ पर चपरासी का मतलब है अर्दली, हिंदी में कहते हैं अर्दली और इंग्लिश में अड़ली कहते हैं। तो लेखक ने कहा कि अगर इसके घर में इतना कुछ है तो फिर ये यहाँ पर क्यों चपरासीगिरी कर रहा है? कौन कहा? लेखक ने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा। तो लेखक की बात सुनकर बड़े बाबू ने गंभीर, यहाँ पर गंभीर का मतलब है चुपचाप रहकर बोलना, गंभीर से कहा, विश्वास मानिए गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। बच्चों, यहाँ पर गांठ का धनी, बला का मक्खी चूस, ये सब मुहावरा है। मुहावरे मतलब शब्दों का कुछ अंश जो कि बात, अगर हम इसको लिखने के टाइम में इसका प्रयोग करते हैं तो वो भाषा की सुंदरता को बढ़ा देती है। इसको कहते हैं मुहावरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इडियम। यहाँ पर कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है बच्चों, जैसे गांठ का धनी, बला का मक्खी चूस, जी जलना, ये सब क्या है बच्चों? मुहावरा है। मुहावरा मतलब शब्दों का कुछ अंश जिसको कि वाक्य में प्रयोग करते ही वाक्य की सुंदरता और बढ़ जाती है। और लिखने के टाइम में लेखक हो या कवि हो, सब लोग ये मुहावरों को प्रयोग करते हैं, जिससे मतलब लेखन की शैली जो है और सुंदर हो जाती है। तो बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। कौन है? गरीब। गांठ का धनी मतलब बात का पक्का, जो बोलता है वही करता है, उसको कहते हैं बात का पक्का। और बला का मक्खी चूस मतलब कंजूस। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं बच्चों दुनिया में, समाज में, जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो बहुत कम खर्च करते हैं। बहुत पैसा होता है लेकिन कम खाते हैं, बाहर नहीं जाते, उनको कहते हैं कंजूस। दूसरे महाशय बोल उठे। दूसरे महाशय मतलब और जो साहब थे बड़े बाबू के साथ साथ और भी ऑफिस में बहुत सारे साहब होते हैं, नहीं होते, सर होते हैं, नहीं होते। तो दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है। कितने दूध होता है? मनो दूध होता है उसके घर में। मनो मतलब बच्चों 40 kg, अगर 40 kg वजन के कोई भी चिल्ला उसको कहते हैं एक मन। पहले जमाने में ऐसे ही वजन किया जाता था। एक मन मतलब 40 kg, 40 kg के वजन के कोई भी चीज उसको कहते हैं एक मन। तो बड़े दूसरे महाशय ने क्या कहा कि भाई साहब, इसके घर में मनो दूध होता है, बहुत सारे दूध होता है, क्योंकि उसके घर में कौन थे? बहुत सारे भैंसे थे। मनो ज्वार, चना, मटर होती है। और क्या क्या होती है उसके घर में? चना, ज्वार, मटर। ज्वार मतलब बच्चों जैसे गेहूं आपने देखा होगा, तो गेहूं के जैसा ही और एक ज्वार भी होता है, उसमें भी आटा बनता है उससे। तो चना, मटर तो आपने देखा होगा, सफेद वाला मटर, ग्रीन मटर रहता है कि नहीं? तो वो चना, मटर, ज्वार उसके घर में ये सब भी होती है। लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दें। ये कभी नहीं सोचता कि जो उसके घर में हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा लाकर हमको दे। यहाँ इन चीज़ों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं। तो ऑफिस में जो लोग थे, जो बाबू साहब और दूसरे महाशय जो थे, वो क्या चाहते थे? अंदर ही अंदर मन में वो क्या चाहते थे बच्चों? कि जो उसके घर में हो रहा है वो चीज़ें लाकर वो उनको दें। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये सब दूसरे महाशय, इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर तरस तरस कर रह जाते हैं। तो फिर क्यों ना जी जले? क्यों ना जी जले मतलब यहाँ पर किसका जी जल रहा है? किसका जी जल रहा है बच्चों? जो बड़े बाबू हैं और भी जो दूसरे महाशय काम कर रहे हैं यहाँ पर ऑफिस के, उनका जी जलना मतलब ईर्ष्या हो रहा है। क्यों ईर्ष्या हो रहा है? क्योंकि वो लोग अंदर ही अंदर चाहते थे कि जो गरीब के घर में हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा कुछ लाकर उनको दे। वो अंदर ही अंदर उनके मन में यही था। वो कभी बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो गरीब से वही आशा करते थे कि वो कुछ लाकर उनके घर से उनको दें। फिर सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है। तो जो भी उसको पैसा मिल रहा है ये नौकरी की बदौलत मतलब बदले में। तो यहाँ पर जो नौकरी कर रहा है उसमें से उसको जो पैसा मासिक तौर पर जो वेतन, जो तनख्वाह उसको मिल रहा है, उसमें से ही तो वो सब कर रहा है। घर में खेती बाड़ी जो भी हल बैल
और जो भैंस है उसके घर में है, जो हल है भैंस है, तो इसके बदौलत ही उसको मिल रहा है ना। एक दिन गरीब से बातचीत होने पर उसने बताया उसके घर खेती किसानी है, गाय भैंसे भी है। तो ये सारी बातें सुनकर लेखक के मन में ये आया, चलो सच में क्या गरीब के घर में इतना कुछ है। तो उन्होंने एक दिन गरीब से जाकर बातचीत किया और बोला, क्या तुम्हारे घर में सच में खेती किसानी है, गाय भैंसे हैं? जाकर लेखक ने किससे पूछा? गरीब से पूछा। तो ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा बच्चों, अनुच्छेद जो पढ़ा, इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि गरीब तो सादा सीधा था, लेकिन ऑफिस में जो लोग बड़े बाबू थे और जो दूसरे महाशय थे, वो सब लोग क्या चाहते थे? गरीब से कुछ पाना चाहते थे। बच्चों, आजकल दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिस में ऐसे बड़े बड़े पोस्ट में जो रहते हैं, तो वो भी समाज में ऐसे क्या हो रहा है कि कुछ ऑफिस में जो बॉस रहते हैं या बड़े बाबू रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्तियों से कुछ ना कुछ चाहते हैं, अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि मुझे कोई तारीफ करे, मुझे कोई कुछ चीज ला कर दे। तो इससे क्या होगा? वो चीज के बदले में उसको छूट दे देंगे, चलो आज तुम ऑफिस में मत आओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अटेंडेंस दे दूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होता है बच्चों। सपोज स्कूल में, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बता रही हूँ। सपोज मैं एक टीचर हूँ, तो हमारा स्कूल आने का टाइम कितना है बच्चों? एक करेक्ट 8:20 को सब टीचर को प्रेजेंट रहना। तो हमारा जो हेड है कौन है स्कूल में? प्रिंसिपल मैम है। और हमारा हेड कौन है? इंचार्ज मैम। चलो सपोज मैं कभी कभी लेट आती, तो मैं क्या करती? लेट तो मैं आती 9 o'clock आती, लेकिन आने के बाद मैं क्या करती? कुछ कुछ अच्छी चीजें लाकर मैं इंचार्ज मैडम को दे देती। तो इंचार्ज मैडम क्या हो जाती? वो खुश हो जाती, और मैं 9 बजे आऊँ या 10 और 15 मिनट लेट आऊँ, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन वही टाइम पर अगर और कोई दूसरा टीचर आ जाते हैं, तो वो इंचार्ज मैडम चिल्लाती, क्यों आप लेट आए? स्कूल का टाइमिंग यही है, आपको सही टाइम पर आना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों? देखो, मैं छुपा कर मैडम को कुछ दे रही हूँ, मतलब कुछ दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है? तो मैडम मुझ पर खुश होकर मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर कोई टीचर ऐसा नहीं दे पा रहे, तो मैडम क्या बोल रही है? क्यों आप लेट आ रहे हो? देखो, इसमें फर्क देख रही हो कि नहीं बच्चों? मैं जस्ट उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे ऑफिसेस में ऐसा चलता है बच्चों। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं या लोग हैं, लोगों की मन की अवस्था ऐसी है, वो दूसरों से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। फिर देखेंगे बच्चों, तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोगों को भी कभी कुछ खातिर करते हो? जैसे ही लेखक ने देखा कि गरीब की कभी कोई तरक्की नहीं होती, तो लेखक को गरीब के ऊपर दया आती है। तो वो चाहते थे क्यों ना मैं इसकी कुछ मदद करूं, जिससे कि गरीब की तरक्की हो, गरीब भी दूसरे चपरासियों की तरह आगे बढ़े। इसीलिए वो एक बार जाकर गरीब से मिले और उससे पूछे, सच में क्या तुम्हारे घर में खेती बाड़ी है, ये गाय भैंसे हैं? तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ तक ही पढ़ेंगे। फिर दूसरी कक्षा में हम बाकी के जो भाग है वो हम पूर्ण करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों जो हमने पढ़ा, इस पाठ में कुछ व्याकरणांश दिए गए हैं, नए शब्द भी है, शब्दार्थ भी है। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो नए शब्द, क्या क्या नए शब्द आए हैं बच्चों? चपरासी, आदि, घुड़कियां, वेतन, स्याही, पाजी, मनो, दशा, दरी, चौकस। चपरासी का अर्थ क्या है बच्चों? अर्दली। आदि का शब्दार्थ क्या है बच्चों? अभ्यस्त। घुड़कियां का अर्थ क्या है बच्चों? डांट। वेतन तनख्वाह। स्याही कालिक। पाजी धूर्त। मनो 40 किलो के वजन के चीजों को कहते हैं मनो। दशा हालत। दरी मोटे सूतों का एक बिछोना। चौकस चौकन्ना रहने वाला। तो यहाँ पर कुछ नुक्ता शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, दफ्तर, हाजिर, मेज, सांप, हजार। और कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, गांठ का धनी, बला का मक्खी चूस, जी जलना। तो बच्चों, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इस पाठ में से हमने क्या सीखा? यहाँ तक के पाठ से हमने क्या, कहानी से क्या सीखा? कि अगर हमारे सामने किसी का हालत बुरा है या किसी की हमारी जरूरत है, तो वो टाइम में हमको उसकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपको, आप बताना। दफ्तर में कितने चपरासी थे? 4 चपरासी। एक का नाम उसमें से क्या था? गरीब था।
लेखक को ऑफिस में आते हुए कितना दिन हो गया था? 1 साल हो गया था। वेरी गुड। अभी लेखक क्या देखने का आदी हो गए थे? 9 बजे गरीब को दरी में बैठे बैठे हुए देखने का आदी हो गए थे। तो एक दिन बड़े बाबू ने गरीब को क्या कहा? मेज साफ करने के लिए कहा। मेज साफ करते समय क्या हुआ? दावत उलट गई और स्याही नीचे गिर गई। तो जिससे क्या हुआ? बड़े बाबू ने क्या किया? बड़े बाबू ने गरीब को डांटा। जैसे ही बड़े बाबू ने गरीब को डांटा तो लेखक ने क्या कहा बड़े बाबू से? बाबू साहब, आप क्यों अन्याय कर रहे हो? बेचारा जानबूझकर तो नहीं किया था। वेरी गुड। जैसे ही बड़े बाबू ने ऐसा कहा, लेखक ने ऐसा कहा, तो बड़े बाबू ने जवाब में क्या दिया कि आप नहीं जानते, वो बहुत बड़ा पाजी है। इसके घर में कितने हलों की खेती है? 2 हलों की खेती है। वो कितनों का कारोबार करता है? हजारों का लेन देन करता है। और इसके घर में कई भैंसे हैं। और दूसरे महाशय ने क्या कहा? दूसरे महाशय ने कहा कि आप नहीं जानते, वो बहुत वो क्या है? गांठ का धनी है और भला का मक्खी चूस है। और इसके घर में कितने दूध होता है? मनो दूध होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज घर में जाने के बाद बाकी का जो भाग है आप घर में पढ़कर आना। मैं देखूंगी घर में जाकर कौन कौन पढ़कर आ रहा है। फिर मिलते हैं बच्चों दूसरे क्लास में।